एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी कि एक छात्र जो है पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया, तो वह छात्र जो है अपनी संवेदना को किस तरह से प्रकट करेगा। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे दृष्टि संवेदना, दूसरा है ध्वनि संवेदना, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पर्श संवेदना और चौथा है प्रत्यक्षणा संवेदना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ध्वनि संवेदना, है ना। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि संवेदना, यानी कि वो सुनकर जो है प्रतिक्रिया देगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ध्वनि संवेदना जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है ना। जो पियाजे के जो प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 4 से 8 साल, दूसरा है जन्म से 2 साल, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 से 7 साल के लिए और चौथा है 5 से 8 साल के लिए। जो प्रसंक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की, वो कौन सी जो है अवधि में आएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका 2 से 7 साल, है ना। 2 से 7 साल जो होती है वो आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा 2 से 7 साल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है जन्म से 2 साल, ये जो होती है आपकी संवेगात्मक अवस्था, यानी कि संवेगात्मक अवस्था, इसी को हम क्या बोलते हैं? संवेगात्मक गामक अवस्था, है ना। संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहते हैं ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है आपका 4 से 8 साल, है ना। 4 से 8 साल ये नहीं होता है ना। 4 से 7 साल के जिसमें आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से लेकर 11 साल तक होती है। मूर्त क्या होती है आपकी? मूर्त जो होती है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और जो औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से लेकर के आगे तक के जितने भी एज होते हैं, मान लीजिए 15, इससे आगे तक के जो एज होते हैं उनके लिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो तीसरा है आपका 2 से 7 साल तक में पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था, है ना, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और चौथा है काल्पनिक भयों का अंत। तो बाद की जो बाल्यावस्था है उसकी बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ, है ना। भविष्य की जो योजना है उसकी सूझबूझ जो है वो बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है ना। कौन सा जो होगा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जो है संबद्ध होगा? पहला ऑप्शन है आपका पावलोव,
दूसरा है बिने, तीसरा ऑप्शन है आपका चॉम्स्की और चौथा है आपका मास्लो, है ना। तो कौन से मनोवैज्ञानिक जो है भाषा विकास से जो है जुड़े हुए हैं, तो इनका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका चॉम्स्की, है ना। नॉम चॉम्स्की जो थे वो भाषा विकास से संबंधित थे, क्या थे, भाषा विकास से जो है संबंधित मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, है ना। थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक के द्वारा जो है सिद्ध किया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा ऑप्शन संकेत अधिगम और चौथा है स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस शीर्षक का प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत के शीर्षक का जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका अधिगम के प्रयास और भूल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है ना। जो गिरोह की अवस्था होती है बच्चों में और विलंब विकास की अवस्था है, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो वो कौन सी अवस्था से संबंधित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण और चौथा है 16 से 19 साल संज्ञानात्मक अवस्था, है ना। तो गिरोह की अवस्था और जो आपके विलंब विकास की अवस्था है, कौन से इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 8 से 10 साल की अवस्था में एवं समाजीकरण में जो होती है बच्चों में गिरोह की अवस्था होती है और उनका जो विकास होता है वो धीरे धीरे यानी कि डेवलपमेंट जो है स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। समाजीकरण में क्या है, बच्चे जो होते हैं गिरोह बनाने लगते हैं, अपने जो है समूह में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी होगी, है ना। तृतीय अवस्था बताना है आपको पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पहला क्या होता है आपका संवेदी गावक अवस्था, है ना। संवेदी के बाद क्या होता है आपका यहाँ पे, संवेदी के बाद हो जाता है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद आपका तीसरा जो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अंतिम में आ जाता है आपका औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर यहाँ से पूछा जाता कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो आपका होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है ना। जो अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक कारक है उनमें क्या शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे अधिगम की इच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेरणा, तीसरा है आपका रुचि और चौथा ऑप्शन दिया है आपका विषय वस्तु का स्वरूप। तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक में कौन सा कारक जो है वो शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका विषय वस्तु का स्वरूप, है ना। जो विषय वस्तु का स्वरूप होता है ये अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक के कारकों में शामिल नहीं किया गया है ना, जिसमें क्या आ जाते हैं आपके इच्छा हो गए, प्रेरणा है ना, प्रेरणा, रुचि
ये सभी जो होंगे रुचि, इसके अलावा हो जाएंगे आपकी अभिवृत्ति, है ना, अभिवृत्ति और परिपक्वता, ये सभी जो है अधिगम में मनोवैज्ञानिक में योगदान देने वाले कारक होते हैं, जबकि आपकी विषय वस्तु का स्वरूप जो होता है ये मनोवैज्ञानिक के कारक में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है ना, सामाजिक मूल्य जो है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति और चौथा है आपका आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा सहायता परक व्यवहार, है ना। सहायता परक व्यवहार क्या होगा, आपके सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा सहायता परक कारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। जो पश्च अन्वेषण है और आपके साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वतः शोध, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका एल्गोरिदम, तीसरा है मानसिक वृत्ति और चौथा है आपका प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो जो आपकी पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य के विशेषण में किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये होंगे आपके स्वतः शोध के। क्या होंगे, स्वतः शोध के ये उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है ना। जो सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा जो सीखने की मात्रा है, उसकी गति और प्रगति की सीमा को एक ग्राफ पर क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका गेट्स, है ना। गेट्स के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है ना। तो थार्नडाइक के अधिगम के जो प्राथमिक नियम है उनमें कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है तत्परता का नियम। तो थार्नडाइक के अधिगम के जो प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन से हो जाएंगे, वो होंगे आपके सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्या होगा, सहचर्यात्मक जो स्थानांतरण का नियम है वो आपके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है आपके ये गौण नियम में शामिल किया गया है ना। क्या इस नियम में, गौण जो नियम है, गौण नियम कितने थे, तो गौण नियम जो है थार्नडाइक ने अपने 5 गौण नियम दिए हैं और 3 जो है मुख्य नियम दिए हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं, मुख्य प्राथमिक यानी कि मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है। तो आपके सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है, जबकि आपके अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम ये तीनों जो है आपके मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। यानी कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका तर्क, दूसरा है व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है चिंतन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार पर। क्या होगा, व्यवहार पर जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है बल देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी व्यवहार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है ना। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसका दूसरा नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है समीपस्थ अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन और चौथा है चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होगा पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन जो होगा वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है ना। जो लर्निंग है उसकी विशेषता नहीं होगी उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और चौथा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपके अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यही जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम यानी कि टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।